एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि है आपका श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का डेरिवेशन। ये जो दो आपको इक्वेशंस लिखी हुई दिख रही हैं ये असल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। इनको हम आज ड्राइव करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दो अलग अलग इक्वेशन है। असल में ये दोनों ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो है, लेकिन ये वाली आपकी रिप्रेजेंट करेगी वन डायमेंशनल के लिए, 1D के लिए, और अगर आपको स्पेस में पूछा गया है यानी कि 3D पूछा गया है तो ये वाली इक्वेशन आपकी 3D में काम आएगी। ठीक है, अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले हम ये समझेंगे कि आपको पता है डी ब्रोगली का नाम आपने सुना होगा, आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। तो इन लोगों ने क्या बताया कि जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं या हम कह सकते हैं मैटर, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने हमें क्या बताया, डी ब्रोगली ने हमें क्या बताया कि जो मैटर होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। ड्यूअल नेचर या ड्यूअल कैरेक्टर शो करने का मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वो वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन से ही हम लेकर चलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आपका वेव नेचर है उसी से रिलेटेड है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये हमारे काम किस में आती है, जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि वेव नेचर की हम बात कर रहे हैं, तो वेव अगर किसी चीज से एसोसिएटेड है या किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, तो उसके पास एक वेव इक्वेशन भी होगी और उस वेव का एक वेव फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो वही वेव फंक्शन जो होता है जिसे हम शाई से डिनोट करते हैं, ये जो आपका ये है ना त्रिशूल जैसा, ये क्या होता है, शाई होता है। ठीक है, इससे हम डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को। तो उस वेव फंक्शन को के बारे में बताने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जैसे हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, उनकी एनर्जी ड्राइव करने के लिए, एनर्जी का अमाउंट निकालने के लिए भी हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम में आएगा ये फॉर्मूला। मतलब डेराइव करने को तो थ्योरी उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में पूछते हैं कि आप ड्राइव करके बताओ, उसके अलावा ये कंपटीशन के एग्जाम्स में भी ये दोनों फॉर्मूला आप यूज करके कई सारे वो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो वेव नेचर से हमारा ये जो पार्ट है वो रिलेटेड है। अब इसको ड्राइव करते हैं। अच्छा, इसको ड्राइव करने से पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि अच्छा, एक बात समझ नहीं आई मुझे, लिखवा दूं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, या जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, थियोरेटिकल मतलब थ्योरी बेस में आप खुद ही नोट करते जाना, जो भी उसकी लैंग्वेज है डेरिवेशन की वो। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसीडर कि हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन से एक वेव जुड़ी हुई है, एक स्टेशनरी वेव जुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा लिख देती हूँ, लिख लेना साथ साथ। जैसे मान लो हमने करा कंसीडर ए स्टेशनरी वेव, एसोसिएटेड विद any microscopic particle जैसे मान लिया मैंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे हो गया लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो हमारी वेव है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है एक ही डायरेक्शन में। मैं पहले 1D वाला करके बताऊंगी। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रही है और स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे मान लिया एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड हैविंग, ये जो हमारी वेव है इसका जो मोमेंटम है, हैविंग मोमेंटम कांस्टेंट मान लेते हैं, हैविंग कांस्टेंट मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ई। ठीक है, मोमेंटम को हम p मान लेते हैं और p x मान लेते हैं। ठीक है, p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, x डायरेक्शन में हम इसको ले रहे हैं तो हम इसलिए इसके नीचे हमने सबस्क्रिप्ट में
एक्स लगा दिया है, ठीक है, और टोटल एनर्जी इसकी क्या है, ई है, और ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है जो कि हमारी एक्स डायरेक्शन है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारी वेव है इसके लिए हम एक जनरल वेव इक्वेशन लिखेंगे। हम सबने में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हम एक स्टेशनरी वेव के लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, जो जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी वो मान लिया हमने, मतलब यहाँ आप लिखोगे द वेव इक्वेशन एसोसिएटेड विद दिस वेव इज साई सी साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है इस वेव की। अब देखो यहाँ पर ये जो साई है ये आपका वेव फंक्शन है, यहाँ आप लिख सकते हो ये जो आपका साई है ये क्या है, आपका वेव फंक्शन है। उसके अलावा ये जो आपका सी है ये कांस्टेंट है। उसके अलावा आपका ये जो लैम्डा है ये आपकी वेवलेंथ है। देन आपका ये जो एक्स है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। उस वेव का कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड तो होगा, वो आपका एम्पलीट्यूड है। यहाँ गड़बड़ हो गई, ये एम्पलीट्यूड नहीं है आपका, ये एम्पलीट्यूड है। और ये आपका क्या है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल वेव इक्वेशन, ठीक है। इतना नोट कर लेना, फिर ये चीजें मैं इसमें से हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इसको इक्वेशन 1 मान के इसका आगे का डेरिवेशन करना है। तो ये वेव फंक्शन हो गया, लैम्डा वेवलेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये हमने, अब ये जो इक्वेशन हुई इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, ये हो गया आपका डी साई बाई डी एक्स इक्वल्स, अब ये c जो है आपका ये है कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये तो रहेगा ऐसे का ऐसा। साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे साइन थीटा है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। साथ में ये जो आपको थीटा की वैल्यू दिख रही है इसमें भी तो x है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हमें अलग से करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरे का एक डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन को हम बदल देंगे cos 2 पाई x बाई लैम्डा, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये जो 2 पाई एक्स बाई लैम्डा है इसका भी डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है तो क्या आएगा 2 पाई बाई लैम्डा, इतना हमारा आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई सी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। अब क्या करेंगे, इधर है आपका डी साई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे होगा, फिर से करते हैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएटिंग, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगी तो इधर आ गया आपका डी स्क्वायर साइन बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा 2 पाई सी बाई लैम्डा। अब cos थीटा का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू में भी आपका x है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया आपका माइनस साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, और इस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा का फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी, तो ये मैं मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर सी बाई लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या हुआ, माइनस का साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। इस माइनस को मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ बाहर लिख देती हूँ,
एक ही बात है। अब आप देखो यहाँ पर आपका आया डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको मैं मान लेती हूँ इक्वेशन थर्ड। अब आप ये चीज देखना कि जो इक्वेशन 1 है उसमें c साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा है, यहाँ पर भी क्या है c साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, चाहे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड हमें क्या मिला, इस पूरे की जगह में क्या लिख दूंगी, साई लिख दूंगी, तो मैं लिख सकती हूँ इसको डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, और क्या आएगा, ये आ गया आपका साई। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ये तो साई तो आपका वेव फंक्शन है, इसकी जगह आप कुछ नहीं लगा सकते, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन ये जो लैम्डा है इसकी जगह हम कुछ ना कुछ तो लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी, पढ़ा है ना हमने, लैम्डा इक्वल्स एच अपॉन एम वी। और मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स दोनों तरफ से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इतना बन गया। इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन 4, इस वाले को। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू उठाकर, अच्छा इसको मानते हैं पहले 4, इसको मानते हैं 5, यहाँ से ये लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू उठाकर मैं इस वाली 4th इक्वेशन में रख सकती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो डेरिवेशंस जो होते हैं ना वो असल में टफ नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए 2 बार तो उनको तमीज से पढ़ना पड़ता है। साथ में अगर आप किसी दूसरे इंसान से सीख रहे हैं या आप मान लो इसी वीडियो से सीख रहे हैं, तो कभी भी कोई सा भी डेरिवेशन सीखो तो आप हमेशा एक पेपर और पेन लेकर बैठो और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। इससे बहुत आसानी से आपका माइंड उस चीज को गेन कर लेता है। अगर आप साथ साथ लिखते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप तो आप बहुत आसानी से सीख जाते हो। जब एक बार पूरा कर लेते हो उसके बाद एक बार और प्रैक्टिस करो, 2 बार कर लो, आप सीख जाओगे। रटने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से आएगा। अब क्या करेंगे, 4th इक्वेशन में लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे, तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हुआ, -4 पाई स्क्वायर साई, लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने रखा एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो गया आपका -4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई बाई एच स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये आपका वेव फंक्शन, किसकी जगह हम कुछ रख सकते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह हम कुछ रख सकते हैं। तो हमें पता है, वी नो, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, हमने स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी ई मानी थी, जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। सही है, अब आपकी जो टोटल एनर्जी है E इक्वल्स, मतलब अगर मैं इसको इधर उधर करूं, रीअरेंज करूं, तो मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू E माइनस वी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू E माइनस वी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और हम उस वाली इक्वेशन में रख देंगे। किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। अभी उसको हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं तो आसानी पड़ेगी कि हमें कहाँ से वैल्यू किस इक्वेशन में रखनी है। चलो, तो हमारी इक्वेशन 5th तक पहुंचा था, इसको हम मान लेते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 6th। तो ये आ गया आपका एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी, ये हो गई आपकी इक्वेशन 7। अब 6th और 7th इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6th, आज कोई भी मार्कर नहीं चल रहा, सब में मैंने इंक डाला था।
6th एंड 7th, क्या होगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स -4 पाई। अब यहाँ पर ध्यान देना एम वी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एक एम को मैं बाहर ही रहने देती हूँ। अब जो एम वी स्क्वायर बचा उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, 2e माइनस वी, और ये आपका साई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो क्या हो गया, 4 इंटू 2 -8 पाई, अच्छा पाई स्क्वायर चल रहा है, सॉरी, पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे हम, देखो इसको क्या करेंगे, ये माइनस का है पूरा, तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगी ये प्लस का हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स 0। और ये है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशन में, यानी कि हमने केवल x के रेस्पेक्ट में ही तो किया, एक ही कोऑर्डिनेट लेकर तो हम चले। तो ये अगर केवल एक डायमेंशन में पूछेंगे तो ये होगी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब मान लो वो पूछ रहे हैं 3D में, या कह रहे हैं कि स्पेस में बताओ, तो क्या करेंगे, अब आपका 3D है तो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। तीनों कोऑर्डिनेट होंगे तो हम क्या करेंगे, x, y और z तीनों को इंक्लूड करेंगे। तो 3D में अगर हमें रिप्रेजेंट करनी हो तो कैसे करेंगे, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर। अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये d ना लिखो तो आप डेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो d है वो फुल डिफरेंशिएशन हो गया, डेल आपका पार्शियल हो गया, तो उस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हो। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जगह पड़ सकता है, लेकिन यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल इस डेरिवेशन में। ये हो गया आपका। अब आपका इतना होने के बाद ये हो गई आपकी 3D में, ये आपका 0। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इसमें, ये जो आपका ये वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक तरीके से और मैं लिख सकती हूँ। वैसे तो दो तरीके से लिख सकते हैं, एक हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन अलग है, मतलब इसी को और आगे बढ़ाया जाता है, वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगी। अब इसको मैं एक तरीके से और क्या लिख सकती हूँ, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसे हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, इस तरीके से। ये क्या है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर। अब मैं क्या करूंगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, डेल एक्स बाई डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। यही उठाकर मैं क्या रख दूंगी, इस हिस्से की जगह रख दूंगी। तो क्या हो जाएगा आपका, आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, इन तीनों की जगह मैं रख दूंगी डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स 0। ये भी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही है। आज मार्कर्स ने बहुत धोखा दिया है, मैंने सब में इंक कर करके रखा हुआ था इतनी देर से, और ये ठंड में इनका ये हाल। तो फाइनली आपकी ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ चुकी है, उसका डेरिवेशन इस तरीके से है। अब ये जो डेरिवेशन है ये एक जनरल डेरिवेशन है, ठीक है, स्टेशनरी वेव के लिए।
आपको दो टाइप के डेरिवेशन मतलब हायर एजुकेशन में पूछते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये जनरल डेरिवेशन है, आपसे कोई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछेगा यही होती हैं। अगर वो पर्टिकुलरली आपको मेंशन करते हैं कि टाइम डिपेंडेंट चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग डेरिवेशन होते हैं। ठीक है, काम में आपके ये सबसे ज्यादा आएगा, उनका ज्यादा कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका न्यूमेरिकल्स में बहुत रोल है और डिराइव करने को भी ये बहुत पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व आउट करने की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।